सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। तो कैसे हैं सभी प्यारे साथी? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ मत ज़बरदस्त होंगे। तो सेशन से जुड़ें जल्दी से और व्यंजन संधि को आगे कंटिन्यू करते हैं हम। ठीक है, व्यंजन संधि हम कर रहे थे तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आपका हिमानी सिंह, कल्लू कालिया, कोमल पटेल, श्रेया, अमन मिश्रा, जानवी यादव, कल्लू, श्रेया, गुड़िया यादव, कमरीना, श्रेया शुक्ला, शबाना, परवीन, वर्षा, पूजा कुमारी, अजय यादव, दिनेश, मंजू, कोमल डांगवाल, सैनोरिटा, रुबीना, सैयदा, वैष्णवी, पूजा, नीतू, अनु, प्रिया सोलंकी, संजू, रितु राजावत, बहुत शानदार, श्रेया, हर्ष श्रीवास्तव, मोहिनी, संध्या, रश्मि, पूजा यादव, त्रिपाठी, मोहिनी, चलेगा, बहुत शानदार, स्वागत है सभी का। तो आपकी व्यंजन संधि चल रही थी। लास्ट जो हमने नियम पढ़ा था वो अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। हमने तय और दय संबंधी 8 नियम देखे थे कल की क्लास में कि त के बाद ल आए तो त ल में बदल जाता है, त के बाद ज आए तो त ज में बदल जाता है, त के बाद श आए तो त च में श छ में बदल जाता है। इस प्रकार से हमने 7-8 नियम आपके देखे थे। नहीं, आज क्लास नहीं है यूट्यूब पर, ठीक है, चलेगा। तो अब हम नेक्स्ट नियम देखते हैं। देखो, ये वाला नियम तो कल मैंने आपको बता दिया था कि द अंत में हो, उसके बाद क ख त थ प फ स हो तो द और त को क्या परिवर्तित कर देंगे, द को त में हमने परिवर्तित किया था आपका, जैसे उत और कर्ष, उत्कर्ष, उद्कंठ, उत्कंठ, उत्खनन, उत्खनन, ये वाले नियम हमने देख लिए थे। अब हम आपका अगले नियम पर, ये तय और दय संबंधी त के बाद ल आए तो त ल में बदल जाता है, ये भी हमने देखे। अब हम नेक्स्ट आपका 5वां नियम देखते हैं, दंत्य स का मूर्धन्य श में परिवर्तन। ये नियम हमें देखना है, ठीक है। सभी के कमेंट्स विजिबल हैं, है ना। अब हम पढ़ने पर थोड़ा सा ध्यान देखते हैं। कुछ समझ नहीं आता है, नवनीत क्या हो गया आपको, क्या समझ नहीं आ रहा, बताओ। जो समझ नहीं आती है बात वो आप मुझे बता दिया करो। और देखो, आपकी कमेंट जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं किसी की नहीं देखती हूँ, है ना, पढ़ाते समय फिलहाल देख रही हूँ, उसके बाद डाउट सभी का नहीं लिया जाता है। कुछ बच्चे रुष्ट हो जाते हैं कि मैम कमेंट नहीं देखती हैं। आप यहाँ पढ़ने आते हो तो पढ़ा करो। कोई डाउट अगर आपका रह जाता है तो उसके लिए आपको सुविधा दी हुई है डाउट ग्रुप में, आप पूछ लिया करो उसको, ठीक है। अब आ जाते हैं दंत्य स का मूर्धन्य श में परिवर्तन, ठीक है। देखो भाई, दंत्य स ये है और मूर्धन्य श ये है, तो ये दंत्य स मूर्धन्य श में कब बदलता है, तो इसके 2 नियम हैं। सबसे पहला नियम है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि ए या आ हो। क्या कहा, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, ए या आ हो। आ से भिन्न कोई स्वर हो तथा अंतिम पद के आरंभ में दंत्य स आए तो स को श बन जाता है। उसके बाद दूसरा नियम है कि मूर्धन्य श के बाद यदि त थ न हो तो, ठीक है, क्या हो, त थ न हो तो उनको क्रमशः क्या होगा, ट ठ न हो जाता है। ये 2 नियम हैं और इन दोनों नियमों को थोड़ा सा अभी समझते हैं। ये इसके नीचे हलंत लगा लेना। देखो, इसमें आपका पहला नियम क्या है, पहला नियम कह रहा है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण आपका क्या नहीं होना चाहिए। जैसे हमने देखा, ऊ हो सकता है, ई हो सकता है, ए हो सकता है, यानी कि ए या आ ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इससे भिन्न कोई भी स्वर हो सकता है आपका, ऊ, ई, ए, ऐ, ओ, औ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पहले नियम को पढ़ो, हाथ से लिखा हुआ ज़्यादा समझ में आता है, इसको छोड़ो, साइड रखो। जो लिखा हुआ है उसको पढ़कर जो मैं समझाना चाह रही हूँ उस पर फोकस करो, क्योंकि हाथ से लिखते रह जाएंगे फिर संधि पूरी नहीं होगी, तुम कहोगे मैम बोर हो गए। नियम बहुत सारे हैं, ठीक है, उदाहरण से सब चीज़ें समझ में आएंगी। तो जहाँ चीज़ें लिखने की ज़रूरत है मैं लिख रही हूँ, उनको समझिएगा। तो ये कह रहे हैं ए या ई, ऊ, इनके बाद क्या आए, अंतिम पद के आरंभ में क्या हो, आपका स हो। तो स को क्या हो जाता है, ये जो स है इसके स्थान पर आप क्या करेंगे, इसको आप श कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह की आपकी जो है समीकरण बनेगी, इस तरह की समीकरण बनेगी कि ए, ई, ऊ, इसके बाद अगर स आ रहा है तो स किस में आ जाए, आपका श में परिवर्तित हो जाए। पहली समीकरण ये है, इस पर देखो, गौर करो। पहला है नी और इधर है सिद्ध, ठीक है। तो आपने देखा कि न का अंतिम वर्ण क्या है, ई है, कोई भी अतिरिक्त स्वर होना चाहिए। पहला नियम, उस पर ध्यान दीजिएगा, पहला नियम है कि आपके जो
शब्द का, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए या आ न हो, उसके अतिरिक्त कोई भी स्वर हो और बाद में से आ रहा हो तो स श में बदलेगा, शब्द बन गया आपका निषिद्ध। इसी तरह से आपने देखा नी और सेध, तो शब्द क्या बन जाएगा, स को श कर दो तो शब्द आपका हो गया निषेध। ठीक है, नी और सेचन तो शब्द क्या हो गया, निषेचन। ठीक है, आगे देखें वी और सम तो शब्द क्या हो गया आपका, विषम। आगे वी और साध तो शब्द क्या हो गया, यहाँ पर ई आपका स्वर है तो शब्द आपका हो जाता है विषाद। आगे देखिए अनु और संगति, अंतिम स्वर क्या है, ऊ है। अनु और संगी तो क्या हो गया, अनुषंगी, अनुषंगी। सु और सुप्त, सुप्त तो शब्द क्या हो गया, यहाँ पर ऊ है और इधर से है तो ये आपका सु सुप्त बन जाता है। आगे देखें सु और समा तो शब्द आपका क्या हो गया, सुषमा। ठीक है, तो सुषमा में आपकी कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि ही होती है। और जब विच्छेद आप करेंगे तो विच्छेद करने में वो समा होता है ना कि क्षमा होता है। ठीक है, तो याद रखना जहाँ पर ये जो शय है इसको विच्छेद करने पर आप स में बदल दोगे। ठीक है, तो नी और सिद्ध निषिद्ध, नी और सेध निषेध, नी और सेचन निषेचन, वी और सम विषम। आगे देखो वी और सय तो क्या बन जाता है आपका, विषय। सु और स्मिता तो क्या बन जाएगा आपका, सुष्मिता। सेन का नाम तो सुना ही होगा, तो सुष्मिता में स्मिता शब्द नहीं होता, स्मिता शब्द होता है ना, सुस्मिता आपका हो जाता है। आगे देखिए प्रति और सेध तो क्या हो जाएगा, प्रतिषेध। देखो कितने सारे उदाहरण जब आप कर लोगे तो समझ में नहीं आएगा क्या, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। परि और सद तो क्या हो जाएगा, परिषद, है ना। आगे देखें अभी और सेक तो अभिषेक का जब संधि विच्छेद होता है तो वो सेक होता है ना कि शेक होता है। ठीक है, तो अभी और सेक अभिषेक बन जाता है आपका। ठीक है, आगे देखिएगा प्रति और स्था। अब यहां पर आपका दूसरा नियम आप देखेंगे, ये तो था पहला नियम। अब इसमें दूसरा नियम क्या कह रहा है कि मूर्धन्य श के बाद तैथ है न हो तो आपका क्या होना चाहिए, वह ट ठ न में बदल जाता है। अब आप देखेंगे ये नियम को ही यहीं पर समझाती हूँ। पहला क्या कहा आपका, जैसे इधर माना कोई भी स्वर है, ए ई उ ए ऐ कोई भी स्वर है, उसके बाद आपका क्या है, स है। तो ये जो स है ये किस में परिवर्तित हो रहा है, ये श में परिवर्तित हो रहा है। अब इसी में जोड़ते हुए दूसरा नियम कि यदि इस श के बाद क्या है आपका, तो कह रहे हैं त थ न। ठीक है, इसके नीचे हलंत लगा लो, क्या है आपका, त है या थ है या न है। इस समीकरण को समझिएगा। तो आपका ये जो तय है ये किस में बदलेगा, ये ट ठ न में। तो इसको देखें आपका त किस में बदल जाएगा, त आपका ट में, थ आपका किस में बदलेगा, ठ में। ठीक है, थ किस में परिवर्तित होगा, ठ में, और न किस में आपका, ण में परिवर्तित होगा। ये दूसरा नियम है। अगर श के बाद क्या आए, त थ और न आ रहा हो तो इनको भी आप बदल देंगे, है ना। इसको इस तरह से याद कर लो, तट, है ना, त किस में, ट में बदला है तो तट, थ ठ में तो थठ, न में तो नण, तो तट थठ नण, तट थठ नण। कंडीशन क्या हो, इस तरफ आपका श होना चाहिए। अब आप देखें इसका उदाहरण, जैसे आपका ये रहा प्रति और स्था, है ना, प्रति और स्था। तो ये तो आपका बन गया प्रति, स को किस में बदल देंगे आप, ई है तो श में बदल दिया, साथ में जो था है उसको आप ठ में बदलोगे। ठीक है, आपने देखा नियम कि यहाँ पर थ किस में बदल रहा है, ठ में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नियम के अकॉर्डिंग ये शब्द बन गया प्रतिष्ठा। आगे देखे निकृष, इधर श ही है आपका पहले से ही। ठीक है, तो आपने लिख देना है निकृष, और त किस में परिवर्तित हो रहा है, तट, है ना, तो त किस में परिवर्तित हो गया, ट में परिवर्तित हुआ कि नहीं हुआ। आगे देखो विष और नु, तो शब्द क्या हो गया, विष, और न किस में, ण में बदल रहा है तो विष्णु आपका बन गया कि नहीं बना है। आराम से समझ में आया। दोबारा देखो इस नियम को, संधि नियम क्या कह रहा है, इसको एक ब्लॉक में अब हमने इसको रख दिया है कुल मिलाकर। ठीक है, ये आपकी जो है संधि नियम इस तरह से, दूसरा यानी कि पहला नियम आपका ये है और इसी में फिर आपका दूसरा नियम ये बन रहा है।
ई उ ए ऐ, यानी कि ए आ को छोड़कर उसके अतिरिक्त तो जो भी स्वर हैं उसके बाद अगर स आ रहा है तो स किस में बदला, आपका श में बदला है। ठीक है, परिवर्तित हुआ है। और अगर श के बाद तै थे न ये 3 वर्ण भी अगर आ रहे हैं तो तै को ट में परिवर्तित कर देना है, थ को ठ में, न को ण में। देखो नियम संधि कठिन नहीं है, आपको कठिन इसलिए लग रही है क्योंकि नियम बहुत सारे हो गए। अब वो नियमों को जब आप रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो प्रैक्टिस में आते ही आपको नियम याद नहीं करना। जब आप परीक्षा में जाते हो आपसे नियम नहीं पूछा जाता कि इसका समीकरण करके बताओ, इसमें कौन सा नियम लगा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आपसे केवल शब्द आएगा आपके सामने, उसका विच्छेद करना है या फिर उसको जोड़ना है, या उसको संधि करनी या विच्छेद करना है। संधि और विच्छेद तभी कर पाओगे जब आपको नियमों की समझ बन गई होगी। तो नियमों को रटना नहीं है, नियमों को समझना है। ठीक है, नियमों को रटना नहीं है, नियमों को समझना है। सुषमा कह रही है मैम दोबारा समझाओ। देखो सुषमा, आपका नियम ही है, सुषमा नाम है ही आपका। तो श के बाद अगर तय या थे या न, इन 3 वर्ण में से कोई सा वर्ण आ रहा है तो ये किस में परिवर्तित होंगे, ये ट में, ये ठ में, ये न में परिवर्तित होगा। अब इसका उदाहरण आपने करके देखा, अभी तक हम किस में बदल रहे थे, केवल श में परिवर्तित कर रहे थे हम। ठीक है, निषिद्ध, निषेध, निषेचन, निषाद, निसंगित, सुषुप्त, सुषमा। ठीक है, अब जब आपने देखा कि स के बाद थ भी आ रहा है, इससे पहले किसी वर्ण में थ आ रहा था क्या, नहीं आ रहा था ना, किसी में तय आ रहा था, नहीं आ रहा था। तो आपने क्या करना है कि यहां पर थ आया, थ को ठ में परिवर्तित कर दिया। अब श जरूरी नहीं है कि आप कहेंगे मैम इसमें श तो नहीं है, पहले आपको स को भी तो श में परिवर्तित करना है। जब श में परिवर्तित कर ले उसके बाद थ भी आ रहा है, तब हमने ठा में बदला है। ठीक है, तो विष्णु, आगे और उदाहरण देखेंगे, जैसे वी और सन्न। ठीक है, वी और सन्न, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, वी स किस में बदलेगा, श में, श के बाद न है तो वो ण में परिवर्तित हो जाएगा। शब्द आपका बन जाता है विषण्ण। विषण्ण कहते हैं दुख को। ठीक है, किसको कहते हैं, दुख को कहते हैं। ठीक है, परमे स्थि, एक है परमे और स्थि। अब आपने देखा इसको संधि करोगे तो क्या करोगे, संधि नियम के अनुसार चलेगा। स है, स को करेंगे श में, स को करेंगे श में, और थ को आप किस में परिवर्तित कर दोगे, ठ में। तो परमेष्ठि है ना, परमेष्ठि जो परम है, परमेष्ठि आपका हो गया। अब है आपका शश और थ। अब आपने क्या कर देना है, शश हलंत है, थ को आप कर देंगे ठ में। तो षष्ठ का मतलब छठा है ना, जैसे हम कहते हैं ना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो संस्कृत में उसको षष्ठ कहते हैं। अब आप देखेंगे सु और सेन, तो ये क्या बनेगा आपका, सु शे और ण, सुषेण आपका बन जाता है। वी और स्था, तो क्या बन जाएगा आपका, विष्ठा है ना। नी, नी और इधर मैंने लिखा स्था, तो आपका शब्द क्या हो गया, निष्ठा। ठीक है, नी और स्था, तो शब्द आपका हो गया निष्ठा। इस तरह से आप इसको परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, मैम वस्त्र में तो कोई वर्ड नहीं है जो चेंज होगा, नहीं है ना, तो यहां पर चेंज नहीं होगा। सुष्मिता, अब कह रहे यानी कि वो क्यों नहीं चेंज हुआ आपका, सुष्मिता का ट में क्यों नहीं बदला, बिल्कुल सही बात है। अब वो जो तय या ट है वो श से जुड़ा होना चाहिए, बीच में प्रतिरोध नहीं आना चाहिए। सुष्मिता में आप देख रहे हैं श पहले और बाद में मैं ई और फिर ता आ रहा है, तो बीच में कोई आपका वो नहीं आना चाहिए, विरोध। ठीक है, वो एक साथ जुड़े होने चाहिए, श के साथ में ट ण ये जुड़े होने चाहिए, तभी परिवर्तित होगा, है ना। बताया बिल्कुल तुरंत बाद होना चाहिए, वो वर्ण जुड़ा होना चाहिए। बीच में अगर किसी अन्य पद का व्यवधान है तो नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से बदलेगा, सुषेण, विषण्ण, परमेष्ठि, ये सारे इसके नियम हैं। और देखो जैसे नी और, अब आपको क्या करना है, इनका विच्छेद करना है, मेरे साथ करोगे। यहाँ पर है नी और स्थुर, इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, नी, और इसमें स को आप श को श में और ठ को थ में बदल देंगे। नी और स्थुर आपका परिवर्तित हो गया, श को स में बदला और ठ को थ में बदल दिया, तो नी और स्थुर आपका निष्ठुर हो गया। परमेष्ठि, इसका विच्छेद करेंगे तो पर में, और इधर आप क्या कर देंगे, स्थि, परमेष्ठि। अधिष्ठाता, तो अधिष्ठाता का विच्छेद क्या हो जाएगा, अधि आपका शब्द है और इधर आपको पहले स लिखना है, ठ के स्थान पर थ, और शब्द बन गया अधि और स्थाता, आपका शब्द बन जाता है अधिष्ठाता। ठीक है,
मैम वस्त्रा, वस्त्रा समझ में नहीं आया, वस्त्रा क्या है ये? नैष्ठिक, तो आप देखेंगे नई शब्द है और स्ठिक में क्या हो जाएगा? से थे ईक, है ना, नैष्ठिक आपका बन जाता है। आगे देखेंगे षष्ठी, तो आपका क्या होगा? शश और ती आपका षष्ठी बनता है, क्योंकि ट त में परिवर्तित होता है आपका, त ट में त ट में, इस तरह से। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा आराम से। ठीक है, अब आप फिर से इस नियम को देखेंगे तो अब कठिन नहीं लगेगा। अब तो नहीं कह रहे मैम लिख के समझाओ, लिख के समझाने में कमी नहीं है, है ना, बस नियम लिखा हुआ है, बाकी चीजें हमें लिख के ही करनी है आपकी सारी। पहला नियम कि दंत्य स को आपको मूर्धन्य श में बदलना है। तो कब कब कौन सी कंडीशन आती है जब आपका दंत्य स किस में बदलता है? मैम जहाँ से श बढ़ाना है वहीं से विच्छेद करना है, बिल्कुल, है ना। तो दंत्य से आपका क्या है? मूर्धन्य श में परिवर्तित होगा। पहला कह रहा है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई स्वर हो लेकिन ए या आ न हो और उसके बाद से आ रहा हो तो स श में बदल जाएगा। दूसरा कह रहा है कि मूर्धन्य श के बाद यदि तैथ न हो तो उनको क्रमशः टठ न बन जाता है ना। ये आपने समझ लेना है। तो ये नियम निषिद्ध, निषेध, विषम, विषाद, अनुषंगी, सुषुप्त, विषय, सुस्मिता, सुष्मिता, प्रतिषेध, प्रतिषेध, परिषद, परिषद, अभिषेक, प्रतिष्ठा, निकृष्ट, ठीक है, विष्णु, विष्णु। अब देखो कई जगह आपका क्या है? विच्छेद जो है श पर हो रहा है, तो इन शब्दों को याद कर लेना विग्रह करके। ठीक है, तो निकृष्ट होता है ना। विसन्न परमे शब्द है, परमे और उसके बाद स्थि जुड़ेगा तो परमेष्ठी बनेगा। षष्ठ, षष्ठ बन गया। सुसेन, सुषेण, विस्था, विष्ठा, इस तरह से आप इनको समझेंगे। ये नियम किस किस को समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा स्नेहा ले लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, समझ में आ गया अच्छे से, बहुत बढ़िया। अब हम दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। आपका एक सेकेंड, ये रहा आपका अगला नियम, नियम मैं संबंधी नियम। अब म के संबंध में क्या क्या नियम होंगे आपके? कि म के बाद, है ना, म के बाद यदि कोई स्पर्श व्यंजन, क्या है? स्पर्श व्यंजन हो तो मैं को अपने बाद वाले वर्ण के पंचमाक्षर या अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? कि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन हो, इधर मैं है और इसके बाद कोई स्पर्श व्यंजन है। अब स्पर्श व्यंजन आप जानते हैं ना, क से लेकर म तक कोई भी वर्ण हो वो स्पर्श व्यंजन है। तो जो भी वर्ण होगा आपका बाद में, उसी का पंचमाक्षर, तो बाद वाले वर्ण का पंचमाक्षर होगा। तो इसको क्या होगा? पंचमाक्षर होगा। सॉरी, पंचमाक्षर किसको होगा? म को क्या हो जाए? पंचमाक्षर। किसका? जो भी बाद में वर्ण है, क से लेकर म तक जो भी वर्ण है। अब आप देखें, पंचमाक्षर या अनुस्वार हो जाए, यानी कि विकल्प से यहां पर काम चलता है। ये संधि नियम क्या कह रहा है? कि पहले पद का अंतिम वर्ण मैं हो और दूसरे पद का पहला वर्ण कोई भी स्पर्श व्यंजन हो, तो आप विकल्प से अनुस्वार भी चढ़ा सकते हो या उसका पंचमाक्षर भी कर सकते हो। ठीक है, या उसका क्या कर सकते हो? पंचमाक्षर भी कर सकते हो। आप देखें जैसे सम और कल्प, आपने देखा म के बाद क्या है? कै है, तो मैं को आप कै वर्ग का पंचमाक्षर क्या है? अंग है, ये कर सकते हो। अथवा आप मैं के स्थान पर अनुस्वार भी चढ़ा सकते हो, यानी कि यहाँ पर दोनों रूप आपके सही माने जाएंगे। ठीक है, तो पंचमाक्षर ग या ण न म, ये आपके पंचमाक्षर है। अब आप देखें सम और चय, तो यहाँ पर अंतिम अक्षर क्या है आपका? म के बाद ये वाक्य क्या है? च, तो चय वर्ग का पंचमाक्षर करना है हमें, ये नहीं करना इसका म का पंचमाक्षर। तो जो भी वर्ण होगा उसी का पंचमाक्षर। चय का पंचमाक्षर क्या होता है? ये होता है यहाँ, तो संचय शब्द आपका बनता है। अथवा विकल्प में आप ये कर सकते हो, अनुस्वार लगा सकते हो। सम और गति, अब आप देखेंगे गै है, तो गै किस में आता है? कै वर्ग में आता है, तो कै वर्ग का पंचमाक्षर आपका क्या होगा? अंग हो जाएगा। तो आपका शब्द बन जाता है संगति। ठीक, अथवा आप विसर्ग विकल्प से संगति इस तरह से लिख सकते हो, अथवा आप कई बार देखो इस तरह से भी लिख सकते हो। आपने ये लिखा और इसके नीचे ग लिख दिया जाता है कई बार, तो कोई दिक्कत नहीं, तीनों ही तरीके आपके लिखने के सही हैं।
ठीक है, ये तीनों ही तरीके आपके लिखने के सही हैं। आगे देखिए धनम और जय। अब यहाँ पर जो मैं है उसको जय का पंचमाक्षर य आता है, च वर्ग में है, तो आपने लिख देना है धनंजय। अथवा विकल्प से अनुस्वार आप लगा सकते हैं, तो शब्द आपका बन जाता है धनंजय। तीर्थंकर, तो तीर्थम, तो आपने मैं को क्या कर देना है, कै वर्ग का पंचमाक्षर है ना, तो कै वर्ग का पंचमाक्षर इस तरह से आप कर देंगे तीर्थंकर। या आप तीर थंग कै को इसके नीचे भी लगा सकते हैं, ये भी सही है। अथवा आप अनुस्वार भी लिख सकते हैं। तो मैं सारे रूप जिस तरीके से एक शब्द को लिखा जा सकता है मैं वो सारे रूप आपको लिखकर दिखाऊंगी, ठीक है। तो संकल्प, तो नियम अब आपको समझ में आया होगा कि पहले वर्ग का पहले पद का अंतिम वर्ण, मैम ऑप्शन में तो एक ही आएगा ना, हाँ ऑप्शन में एक ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक ही आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले वर्ग का अंतिम अक्षर देखना है, म होना चाहिए। उसके बाद दूसरे वर्ग का पहला वर्ण क्या है वो देखना है, वो किस वर्ग का है, उसके अकॉर्डिंग आपको म को उसके पंचमाक्षर में बदलना है। आगे देखें अलम और कार, तो शब्द आपका क्या बना, म को कै का पंचमाक्षर आप करेंगे तो शब्द आपका हो गया अलंकार। अथवा अंग के नीचे आप लिख सकते हैं अलंकार, अथवा इस तरह से भी आप लिख सकते हैं अलंकार, ठीक है। सम और कट, तो आप लिखेंगे संकट, संकट इस तरह से लिख सकते हैं, या संकट इस तरह से लिख सकते हैं। सम धनन, तो अब क्या होगा, सम घनन है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, घ किस में आता है, कै वर्ग में आता है, तो शब्द आपका संघनन बन जाता है, ठीक है। संघनन या संघनन इस तरह से आप लिख सकते हैं। सम और चय ये तो अभी हमने लिखा ही था, संचय। चिरम और जीव, तो शब्द क्या बना आपका, जय है तो य में बदल दो चिरंजीव, ठीक है, या फिर अनुस्वार लगा लो चिरंजीव। आगे सम और तुष्ट, तो आपने क्या करना है, त वर्ग का पंचमाक्षर है तो आपको न लगाना है ना। अब आप ऐसे थोड़ी कर सकते हो, न के स्थान पर समतुष्ट ऐसा लिखा जाता है क्या, नहीं लिखा जाता, तो आपको न लगाना है, इसके स्थान पर पंचमाक्षर ही लगाना है, संतुष्ट अथवा समतुष्ट इस तरह से आप लगा सकते हैं, ठीक। आगे देखिए धम दी, तो आपका क्या हो जाए, धम दी, ये कुछ और होना चाहिए, ये पता नहीं क्या है, इसको छोड़ो। सम और धी, तो आपका क्या बनेगा, म किस में आ रहा है, ध, त थ द वर्ग में आ रहा है, तो आपका क्या बना, न में बदलेगा, तो आपका शब्द बना संधि, है ना। तो संधि या संधि दोनों ही रूप आपके मान्य हैं व्याकरण में, ठीक है, दोनों ही रूप मान्य हैं, तो व्याकरण के नियम के अनुसार ये दोनों ही रूप आपके मान्य माने जाएंगे हिंदी में, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे, जैसे हमने दिखा सम और भावना, भ किस में आता है, प वर्ग में आता है, तो ये आपका पै वर्ग का पंचमाक्षर मैं ही होता है, तो आप इसको इसी तरह से लिख देंगे सम और भावना संभावना, या फिर आप अनुस्वार कर दिया आपने, संभावना आपका हो गया, ठीक है। सम और दिग्ध, तो आप देखेंगे द किस में आता है, त वर्ग में, तो यहां पर आप न कर सकते हैं संदिग्ध, अथवा विकल्प से अनुस्वार भी कर सकते हैं संदिग्ध, ठीक। आगे देखेंगे दम और डित, तो ड किस में आता है, ट वर्ग में आता है, ठीक है, तो ट वर्ग का पंचमाक्षर क्या है आपका, ण है, तो शब्द हो गया आपका दंडित, अथवा अनुस्वार लगा लो दंडित। आगे देखिए पम और चम, तो च वर्ग का पंचमाक्षर य, तो शब्द बना पंचम या पंचम। आगे सम और तोष, तो संतोष, ये तो दोबारा आ गया शायद, ठीक है, सम और तोष संतोष दोनों ही सही हैं आपके। नेक्स्ट देखेंगे अकिम और चन, च क्या है, च का पंचमाक्षर य, तो आपका शब्द क्या बनेगा, अकिंचन बन जाता है ना, अकिंचन, या अनुस्वार लगा लो अकिंचन, इस तरह से ये आपका कार्य होगा, ठीक है। म के बाद में आने पर माँ का मैं का द्वित्व म हो जाता है ना, ये ना जैसे संभावना, म के बाद में आने पर माँ, इसको छोड़ो, माँ का द्वित्व म, चलो इसको काटो,
आपको पता ही, क्योंकि नियम के अनुसार हमें चलना है। तो ये है आपका दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि म संबंधी नियम है, अगर म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन है तो उस स्पर्श व्यंजन का पंचमाक्षर में बदल दो मैं वर्ण को केवल और केवल। ठीक है, तो इन सारे नियमों से आपको ये वाला नियम भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, मैं संबंधी नियम है ये। अब दूसरा नियम भी आपका मैं संबंधी है। अब ये नियम क्या है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। जब मैं के बाद अंतस्थ वर्ण हो, यर लव या ऊष्म वर्ण श श सह, तो मैं को सदैव क्या होता है, अनुस्वार ही रहेगा। ठीक है, क्या होगा, अनुस्वार ही रहेगा। अब आप देखें क्या कहा इन्होंने, म के बाद या तो आपके अंतस्थ हो, ठीक है, इधर मैं है, इसके बाद या तो अंतस्थ है या आपके ऊष्म वर्ण है। ठीक है, तो मैं को सदैव अनुस्वार रहेगा, ये नहीं कि आप उसको पंचमाक्षर में बदलोगे। जैसे आपने लिखा समयम, तो यह का कोई पंचमाक्षर तो है ही नहीं, होता है ना कोई, और आप इसको समयम इस तरह से तो लिख नहीं सकते हैं, ये तो गलत है, इस तरह से लिखा ही नहीं जाता है। तो इनके साथ नित्य अनुस्वार का ही प्रयोग होगा और विच्छेद जब आप करोगे तो वो सम हो जाएगा। ठीक है, सम और लाप तो क्या हो गया, संलाप। सम और यमित तो शब्द क्या हो गया, संयमित आपका बन गया। सम और वृद्धि तो समवृद्धि आपका हो गया, समवृद्धि। सम और रक्षक तो क्या बन गया, संरक्षक। ठीक, आगे देखेंगे, सम और ये क वर्ग कैसे है, इसको छोड़ो। सम और हार तो क्या बन जाता है आपका, हैव है आपका संयुक्त, वो अंतस्थ वर्ण ऊष्म वर्ण में आता है, संहार। सम और वाद तो क्या बना आपका, संवाद। सम और लग्न तो क्या बना, संलग्न, है ना, यरलव। सम और हिता तो क्या हो गया, संहिता हो जाता है। सम और सार तो क्या बना, संसार। क्या आपने कभी देखा इस तरह से लिखा जाएगा समसार, नहीं लिखा जाता ना, तो नहीं लिखा जाता तो आपका रूप वो गलत है ही है, तो ये इस नियम के अनुसार है। स्वयं और वर तो क्या बन जाएगा आपका, आप देख रहे हैं स्वयं, और स्वयं के बाद वर यरलव, तो आपका स्वयं वर हो गया। सम और स्मरण तो क्या है आपका सवर्ण है, तो इस कारण आपका शब्द बन गया संस्मरण। ठीक है, संस्मरण आपका हो जाता है। ठीक, आगे और उदाहरण आपके अगर देखें तो बस यही उदाहरण है आपके, ये पर्याप्त है, इतने उदाहरण, इनसे आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो संसार, संयम, संलाप, संयमित, समृद्धि, संरक्षक, संहार, संवाद, संलग्न, संहिता, संसार, स्वयंवर, संस्मरण, ये सभी इसी के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, आगे अब हम नेक्स्ट नियम पर चलते हैं। अगला नियम क्या है, वो कहता है, और ये आपका अंतिम नियम है, और यहाँ पर आपकी फिर व्यंजन संधि हो जाएगी समाप्त, कि री र श के बाद न हो तो न को ण हो जाता है। क्या होता है मैम, संधि में संबंधित HW में वर्क दे दिया करें। ठीक है, तो री र श के बाद क्या हो, न हो तो न को ण हो जाता है। शर्त क्या है कि री र श के परे या पूर्व में क वर्ग, प वर्ग तथा अंतःस्थ यार में से कोई भी वर्ण आए तो न को ण परिवर्तित हो जाएगा, है ना। तो आप देखेंगे कुल मिलाकर आप ये देखना कि आपका इस तरफ तो क्या है, री र या श है, और उसके बाद अगर न आ रहा है तो ये जो न है ये किस में परिवर्तित हो रहा है, ये ण में बदल जाएगा, है ना। न को आप ण में बदल देंगे। शर्त क्या कह रहे हैं कि री र श के परे या पूर्व में क्या हो, कै वर्ग, पै वर्ग या अंतस्थ आपके यर अलावा में से कोई भी वर्ण आए तो न को ण परिवर्तित हो जाता है। यानी कि शर्त को आप छोड़ो, कुल मिलाकर आप इतना समझ लो कि री र श के बाद न आ रहा है तो न हो जाता है। शर्त में ज्यादा आप घूम जाओगे, शर्त भी सीधी सी बात को कह रही है। अब आप देखें जैसे राम और अयन, अब आप कहोगे कि मैम इसमें तो दीर्घ संधि भी है, बिल्कुल, इसमें पहले दीर्घ हुई है और दीर्घ के बाद आपकी व्यंजन संधि का नियम घटा है। आप देखेंगे पहले इसमें आ और आ, ए और ए को आ दीर्घ हो गया तो रामा हुआ, और उसके बाद आपकी व्यंजन संधि हुई है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक चीज और याद रखना कि वो रे आपका कहीं भी हो सकता है, ठीक है, वो रे आपका कहीं भी हो सकता है कि र चाहे शब्द के आरंभ में हो चाहे अंत में हो, है ना,
व्यवधान किसी भी शब्द का हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं भी आए, बाद में आपका कहीं भी न होगा तो वो ण में बदल जाएगा। अब आप देखें री और न तो क्या बनता है आपका ऋण शब्द बन जाता है। त्रिश और न तो क्या हो गया आपका तृष्णा बन गया। थोड़ा थोड़ा ये वही नियम है जो हमने स श वाला देखा था कि स किस में बदल रहा था आपका श में, और श के बाद अगर आपका न है तो न किस में बदल रहा है ण में, ट में बदल रहा था, थ ठ में बदल रहा था। तो ये वाला नियम एक प्रकार से यहाँ पर लागू हो रहा है कि श के बाद अगर न है तो श आपका ण में बदल रहा है ना। ये 3 वर्ण याद रखना कि री र श के बाद में या पहले कोई भी शब्द आपका आए, चाहे अंतस्थ हो, चाहे ऊष्म हो, चाहे आपके क वर्ग प वर्ग स्पर्श व्यंजन हो, कोई भी वर्ण हो और उनके साथ में न आ रहा है तो न ण में बदल जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे त्रि और न तृण, तृण किसको कहते हैं, तिनके को तृण कहा जाता है। यहां पर त्रि में क्या है री वर्ण है, त्रि में क्या है री वर्ण है कि नहीं है। परि और नाम, अब आपने देखा परि रह है, रह के बाद नाम आ रहा है तो शब्द आपका क्या बन गया परिणाम बन जाता है। ठीक, आगे देखें जैसे आपका प्र और नाम तो क्या बन गया प्रणाम बन जाता है। प्र और नय तो क्या बन गया प्रणय बन जाता है। प्रणय किसको कहते हैं विवाह को, प्रणय किसको कहते हैं जो विवाह होता है उसको प्रणय कहते हैं। ठीक है, प्रणिधान तो क्या बन जाएगा, नहीं प्रणय प्रेम को कहेंगे, सॉरी प्रणय प्रेम को कहेंगे। और परिणय किसको कहते हैं परिणय विवाह को कहते हैं। पर प्रणय और मैंने कहा परि और नय, परि और नय तो क्या बन जाता है परिणय। ठीक है, तो परिणय का मतलब होता है विवाह और प्रणय का मतलब क्या होता है प्रेम। ठीक है, प्रणय का मतलब प्रेम और परिणय का मतलब विवाह होता है। प्र और निधान तो शब्द क्या बना प्रणिधान। ठीक है, आगे देखें भूष और अन तो क्या बना आपका भूषण, भूषण। शूर्प और नखा तो क्या बना शूर्पणखा। शूर्प में क्या है र है पै के ऊपर और उसके बाद नखा आपका हो जाएगा, तो शूर्पणखा में भी आपका क्या है व्यंजन संधि ही होती है, तो शूर्प और नखा शूर्पणखा। ठीक है, तो ये आपके व्यंजन संधि के जो भी विशिष्ट नियम थे वो हमने आज के पढ़े आपके। ठीक है, तो री र श के बाद अगर कोई भी स्वर आए तो वो आपका क्या होता है वो हमारा ण हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार पुनः समझा देती हूँ जो भी नियम हमने पढ़े थे। तो वहाँ पर आपका सबसे पहला नियम आपने देखा, आज का सबसे पहला नियम ये था कि दंत्य स को मूर्धन्य श में जब आप बदल रहे हैं तो वो किस तरह से बदल रहा है। कंडीशन क्या है पूर्व पद में आपका कोई भी स्वर हो ए या आ को छोड़कर तो स श में बदल जाएगा। उसके बाद श के बाद अगर तै थे न हो तो तै थे न किसमें ट ठ न में, यानी कि तट थठ नण। ठीक है, तट थठ नण इसमें बदल रहे हैं आपके। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे नी और सिद्ध, नहीं संवाद को 2 तरह से नहीं लिख सकते मुस्कान, है ना। नियम क्या कह रहा है नियम के अकॉर्डिंग जाएंगे। अक्सर हम लिख देते हैं इस तरह से संवाद लिखते हैं बोल भी देते हैं, लेकिन संधि नियम के अनुसार ये गलत है। नियम हमने पढ़ लिया है ना कि कोई भी अंतस्थ वर्ण हो या ऊष्म वर्ण हो उसके बाद अगर उससे पहले अगर मैं आ रहा है तो वो नित्य आपका अनुस्वार में ही बदलेगा। ठीक है, तो ये नियम आपका गलत होगा। तो निषिद्ध निषेध निषेचन अनुसंगी प्रतिष्ठा विष्णु ये सभी इसके आपने उदाहरण देखें। अब मैं कहूं जैसे आनु और संगिक तो क्या बन जाएगा आपका, तो कहेंगे आनुषंगिक, आनुषंगिक। ठीक है, आनुषंगिक इस तरह से आपका ये बदलेगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका अगला नियम, नियम म संबंधी नियम। 2 नियम देखें म संबंधी। अगर म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन है तो मैं को उसी स्पर्श व्यंजन का पंचमाक्षर हो रहा है। दूसरा नियम, यदि म के बाद अंतस्थ या ऊष्म वर्ण है तो म नित्य ही अनुस्वार में बदलेगा। ठीक है, वो नित्य ही अनुस्वार में बदलेगा। ठीक है,
तो आप देख रहे थे ये वाला, तो धन, ये सारे नियम समझ में आ गए। अब ये जो नियम था इसको एक बार देखें, इस नियम को, ये जो लिखा हुआ है इसमें थोड़ा मिसटाइप हो गया, इसको मैं शुद्ध कर देती हूँ कि ये नियम क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहे हैं कि म के बाद म आने पर मैं का द्वित्व हो जाता है। क्या कह रहे हैं, म के बाद मैं आ रहा है ना, म के बाद अगर मैं आ रहा है तो ये जो मैं है इसका क्या हो जाएगा, द्वित्व, यानी कि डबल म। इस तरह से आप लिखेंगे, जैसे हमने लिखा सम और मेलन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, इसमें अनुस्वार नहीं लगाएंगे, इसको द्वित्व करेंगे आप, ठीक है। तो शब्द आपका बन गया सम्मेलन, ठीक है। हमने लिखा सम और मिलित, सम और मिलित, तो क्या बन जाएगा, सम्मिलित। इस तरह से आपका होगा, ठीक। कहने का मतलब ये था। अब आगे देखते हैं हमने नियम नंबर इसका अगला, कि म के बाद अंतस्थ या ऊष्म हो तो म को सदैव ही अनुस्वार होगा। क्या होगा, सदैव ही अनुस्वार होगा। संयम, संलाप, समृद्धि, संरक्षक, ये सभी इसके उदाहरण आपने देख लिए बहुत अच्छे से, ठीक। उसके बाद लास्ट नियम हमने देखा, री र श के बाद न हो तो न को ण हो जाता है। बस इतना याद रखना, री र या श तीन वर्ण है, इनके बाद अगर कहीं भी न दिखाई दे रहा है तब आपका न ण में बदल जाएगा। कुल मिलाकर बात इतनी है, ये उदाहरण आपके सामने है, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया? अब देखें, कुछ प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आई हूं, अब आप मुझे इनका उत्तर दीजिएगा। सद्धर्म का सही संधि विच्छेद क्या है? फिर नेक्स्ट क्लास जो हम पढ़ेंगे उसमें विसर्ग संधि आपकी 2 दिन की या 1 दिन में विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। अक्षोहिणी में कौन सी संधि अंजलि? उसमें वृद्धि संधि है, मैंने कई बार बताया आपको, वो गुण संधि का अपवाद है, ठीक है। तो सद्धर्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप देखेंगे सद्धर्म का सही संधि विच्छेद क्या है। डी ऑप्शन दिया है मनु सिंह, बहुत शानदार। और जवाब दें कौन कौन दे रहा है सही। तृप्ति चतुर्वेदी, छाया, पूजा, डी सभी का बहुत शानदार है ना। आपको मैंने बताया है कि अगर शब्द में द है तो विग्रह में आपको तय करना ही होगा, क्योंकि विकार होगा तभी आपका संधि होती है। तो सत और धर्म को मिलाकर आपका क्या बना, सद्धर्म बन जाता है। आगे देखें, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अत्याचार का सही संधि विच्छेद, और संधि का नाम भी मुझे बताएंगे। प्रश्न नंबर डालो साथ में 2। दो का सी दिया, बहुत शानदार। अति और आचार, यहां पर आपकी यण संधि है, ये स्वर संधि का भेद है, ठीक है, ये यण स्वर संधि है। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद बताओ क्या होना चाहिए? ABCD, ये बहुत पूछा जाता है, ये मानो फेवरेट प्रश्न हो जैसे आयोग का। कहीं ना कहीं परीक्षाओं में आपको ये मिल ही जाएगा, शब्द या तो शब्द शुद्धिकरण में या संधि में, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाता है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रश्न नंबर 3, यदि त के बाद ज हो तो त ज में बदलता है। किस में बदलता है? ज में बदलता है। तो उत और ज्वल क्या हो जाता है? उज्ज्वल। आगे देखें, सरयूरमी में संधि कौन सी है? सरयूरी, यहां पर कंबाइंड प्रश्न है आपके। फिर बाकी केवल व्यंजन संधि के प्रश्न में व्यंजन और विसर्ग के एक दिन अलग से कराऊंगी, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ ही प्रश्न मैं लेकर आई हूं फिलहाल। सरयूर्मी क्या विच्छेद हो जाएगा इसका? और संधि का नाम अगर आप देखें, शब्द है सरयू, और सरयू की ऊर्मी गर्मी, सरयूर्मी, ऊ और ऊ को मिलाकर क्या हो गया आपकी दीर्घ स्वर संधि हो रही है कि नहीं हो रही? ठीक है, ये दीर्घ स्वर संधि हो रही है।
आगे देखेंगे कृपण का सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला विकल्प बताओ। आपको इसका विच्छेद करना है, वर्ण विच्छेद, कि किस तरह से कृपण का विच्छेद हुआ है। प्रश्न नंबर 5। तो आप देखेंगे कृपण का अगर हम देखें तो आप जानते हैं ना, क में क्या है आपका री है, फिर आपका प में आपका ए है, उसके बाद ण में आपका क्या है अ है, और ये कंडीशन आपकी कहाँ बन रही है कृपण, सॉरी किरीपण, ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हलंत होना चाहिए था, हलंत नहीं लगाया है, तो इसलिए हम किस पर जाएंगे, बी ऑप्शन पर जाएंगे, सीधी सी बात है। आगे देखिएगा नारी इच्छा का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प क्या होगा। नारी इच्छा, तो नारी इच्छा में क्या होगा, नारी शब्द होता है और इच्छा, ह्रस्व ई नहीं होता, दीर्घ ई होता है, तो नारी और इच्छा, नारी इच्छा। आगे देखें निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है। चलेगा, इसको पहचाने, कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है, ए बी सी डी। यहाँ 7 का आप क्या दे रहे हैं, सी। देख लेते हैं। देखो आपको पता है उच्छ्वास अगर ये बदला है तो आप जानते हैं उसमें पहले तय को, त के बाद अगर श है ना, तो तय आपका च में बदलता है, त संबंधी नियम जो कल पढ़े थे, और श आपका छ में बदलता है। तो उत और श्वास, उत और श्वास को मिलाकर आपका क्या हो जाएगा, उच्छ्वास बनता है। ठीक है, तय संबंधी नियम में कल ही हमने पढ़ा था। सच्छास्त्र का उचित निम्न में से कौन सा विच्छेद होगा। सच्छास्त्र, तो जानते हैं च को बदल दो त में, छ को बदल दो श में, है ना, और शब्द आपका क्या हो गया सत और शास्त्र, सच्छास्त्र। तो यहां पर भी आपका क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू संधि नियम जो हमने कल पढ़े थे, त संबंधी नियम। नेक्स्ट उड्डयन, उड्डयन, उड्डयन में संधि विच्छेद का नियम, सही विकल्प कौन सा है बताओ। उड्डयन में सही संधि विच्छेद कौन सा है। तय संबंधी नियम कल का ही, कि अगर त के बाद ड आ रहा है तो त ड में बदल रहा है, तो उत और डयन आपका क्या हो गया, उड्डयन हो जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है। दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा। दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आप कह रहे हैं जी बी, बहुत शानदार, बी है बिल्कुल, क्योंकि पूर्व पद आपका क को अपने ही वर्ग का क्या हो रहा है, तृतीय अक्षर हो रहा है ना। क के बाद अगर वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण है, या यर अलावा ह में से कोई वर्ण है, या कोई स्वर है, तो वो जो आपका वर्ग का प्रथमाक्षर है वो अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में परिवर्तित होता है। तो ये सबसे पहला नियम शायद हमने पढ़ा था आपका, आपको याद हो। तो आपका दिक और गज, दिग्गज। ये आपका नेक्स्ट प्रश्न, शंकर का संधि विच्छेद बताओ क्या होगा। शंकर का संधि विच्छेद क्या होना चाहिए। प्रश्न नंबर 11, शंकर का संधि विच्छेद क्या होना चाहिए।
आप दे रहे हैं डी, देखूं अच्छा ए पर भी है, डी है शन। शन कैसे हो जाएगा भाई, देखो अनुस्वार को मैं में बदलेंगे और कर। अब आप देख रहे हैं म के बाद कै वर्ण आ रहा है, कोई भी पंचमाक्षर होगा तो ये बाद वाले वर्ण के पंचमाक्षर में भी बदल सकता है, ये अनुस्वार में भी बदल सकता है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न तो आपके 10 ही थे। बाकी मैं आपको एक शब्द देती हूं नारायण, तो मुझे नारायण का संधि विच्छेद करके बताओ क्या होना चाहिए, बताएंगे नारायण का संधि विच्छेद। क्या होना चाहिए, तो नार और अयन नारायण, बहुत शानदार है ना। जैसे रामायण का आपने ये कौन है, शिप्रा कह रही है ना और रायण, है ना, शिप्रा ने इसका विच्छेद किया है ना और रायण। शिप्रा जी ऐसे विच्छेद थोड़ी करते हैं। जैसे रामायण की बात करें तो रामायण का विच्छेद आपने क्या करा, रामायण का विच्छेद आपका राम और अयन होता है, क्या होता है, अयन होता है ना। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले तो इसमें आपने क्या करी, दीर्घ संधि करी, और दीर्घ संधि होने के बाद ये क्या कह रहा है कि राम में रै वर्ण है, और नियम था आपका री र श के बाद आपका क्या हो जाए, कोई भी या नहीं न वर्ण आता हो, है ना, री र या श के बाद न वर्ण आता हो तो आप क्या करेंगे, उसमें आपका न ही कर देंगे। तो इसी तरह से नार शब्द होता है, नार, और उसमें आपने अयन जोड़ देना है। तो पहले तो इसमें दीर्घ संधि हुई है और दीर्घ संधि के बाद व्यंजन हुई है, तो 2 संधि इसमें हुई है, ठीक है। पहले दीर्घ हुई है और दीर्घ के बाद फिर व्यंजन का नियम लागू हुआ है आपका कि री र श के बाद आपने क्या कर देना है, न को न कर देना है, ठीक है। तो नार और अयन नारायण आपका होता है, ठीक है शंकर। तो ये आपने संधि के नियम अच्छे से समझ लिए होंगे। अब कल की क्लास में जो है हम विसर्ग संधि करेंगे। अब तक का कोई ऐसा नियम आपको, देखो अभी हमारे पास 5-6-10 मिनट है लगभग, या 9 मिनट मान लो, तो आपका किसी का किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब आपको खुली छूट है, जो आपको पूछना है पूछ लेगा। नर नहीं होता है, नारायण, नार और अयण, कहते हैं ना नर नार, तो नार और अयन नारायण। दीर्घ होगा या दीदी, हाँ दीर्घ होगा पहले, उसके बाद व्यंजन होगी। कैसे, एक बार फिर से अंकिता, ये बताया तो आपको, पीछे नियम बताया था, देखो मैं नियम के पास ही लेकर चलती हूँ। लास्ट नियम आपका मैंने क्या बताया, लास्ट नियम ये था कि री र या श हो शब्द में एक तरफ, और दूसरी तरफ आपका न या न, सॉरी न वर्ण हो, तो न को न में बदल देंगे कुल मिलाकर, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपका री र श कहीं पर भी आ रहा हो, जैसे यहां पर आपका था त्रिश शब्द था, और त्रिश के बाद आपने ना देखा, तो त्रिश में आपको श भी दिख रहा है और री भी दिख रहा है, दोनों ही यहां पर शब्द दिख रहे हैं, शब्द आपका बन गया तृष्णा। लेकिन जब आपने देखा इधर परी और नाम, परी और नाम, तो यहां पर आपने देखा रै है और रै के बाद में नए वर्ण आ रहा है। अब वो जरूरी नहीं न आपका आरंभ में हो या अंत में हो, रै आपका अंत में हो या आरंभ में हो, वो कहीं भी हो सकता है शब्द में। इनकी ये कंडीशन नहीं है कि वो शब्द के अंत में हो या शब्द के आरंभ में हो, है ना, ये कोई कंडीशन नहीं है, शब्द में वो कहीं भी हो सकता है, ठीक है, उस शब्द में कहीं भी हो सकता है। और अगर वो है तो उसको फिर आप बदल दो, वो आपका किस में हो जाएगा, वो हमारा ण में परिवर्तित हो जाएगा, ये नियम है, ठीक है। आया समझ में, चलेगा मैम। आंसर की में जो नंबर आए हैं रिजल्ट में आएगा मैम, देखो
आना तो वही चाहिए, ठीक है। तो समय हो जाता है आपके सेशन का, फिर भी कई डाउट आपका रह जाए तो मुझे आप हेल्पलाइन नंबर कह रही हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देना। मैम हमें किसी ने बताया है, 1 मिनट रुक जाओ, क्या बताया है कि दंतोष्ठ अक्षहुणी गुण संधि है, वृद्धि संधि के अपवाद, ये गुण के अपवाद हैं अंजलि, ठीक है। एक बार आप मुझे मैसेज करना टेलीग्राम पर, मैं वहां पर आपको समझाऊंगी, अच्छे से प्रमाण के साथ बताऊंगी, ठीक है। चलेगा, बहुत शानदार। मिलते हैं अब आपका अगले सेशन में। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। विसर्ग संधि के साथ।